हेलो बेटा। आज हम लोग बिजनेस स्टडी में ही हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा हमारे सामने कुल मिला के 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे सामने हैं जो कि गिवन बाय हेनरी फ्यूल, जिसमें से 3 प्रिंसिपल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें से पहले वाला था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने शॉर्ट में लिखा है। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है। टोटल 14 हैं। आज हम 4th एंड 5th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, हमारा जो आज का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको बोलते हैं यूनिटी। 4th है ये हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। तो अब आप ये समझिए कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। पहले तो सबसे पहले कमांड को समझिए। मान लीजिए हम लोग एक क्लास की ही बात कर लेते हैं। तो एक टीचर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए इकोनॉमिक्स का ही है। वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं यहाँ पे 4 मान लेता हूँ, PQRS। स्टूडेंट्स तो मोर देन 30 हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल में 4 ही ले रहे हैं। तो इसके नीचे ये 4 टीचर्स को 4 स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। उस टाइम पे मान लीजिए कि इन्होंने क्लास में बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट फाइल दी और कहा कि बेटा अभी आप ये प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट फाइल दी है इन्होंने असाइनमेंट टाइप में और कहा है कि अभी बनाइए क्लास में। बनाते बनाते ये टीचर जो है ये स्टूडेंट के पास जा रहा है और उन्हें बता रहा है कि बेटा ऐसे बनाना है, फ्रंट पेज पे ये होना चाहिए, सेकंड पेज पे ये लिखना है, ऐसे लिखना है, आपको थोड़ी सी पिक्स भी लगानी है। तो वो सारी डायरेक्शंस दी जा रही है। ये जो इंसान है ये समझा रहा है नीचे वालों को कि भाई ऐसे आपको काम करना है। इसको बोलते हैं बेटा कमांड देना। यानी कि ये कमांड दे रहा है टीचर PQRS स्टूडेंट्स को कि भाई आपको ये वर्क इस तरीके से करना है। उसी कमांड को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे सपोज कीजिए 2 टीचर थे, X एंड Y, दोनों इकोनॉमिक्स के हैं। ये भी प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड कमांड दे रहा है, ये भी प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड कमांड दे रहा है। तो ज़रूरी है दोनों एक जैसी कमांड दें? दोनों अलग अलग कमांड दे रहे होंगे। अब ये बेचारे नीचे वाले पजल हो गए कि किसकी माने, इसकी माने या इसकी माने। ऐसा करने से इन सभी की एफिशिएंसी डिक्लाइन कर जाएगी। अगर मैं पहले केस में एक ही टीचर मानूं, सपोज मिस्टर एक्स, वो प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड इनको गाइडलाइंस दे रहा है, वो इनको समझा रहा है, तो ये आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक और टीचर आ गया वाई, और दोनों एक ही टाइम पे गाइडलाइंस दे रहे हैं इन सभी को, तो ये बेचारे पजल हो जाते हैं। ये जिस चीज़ को करेक्ट बताएगा हो सकता है ये इसको इनकरेक्ट बताए और कहे कि ये मत करना। ये जिस चीज़ को सही बताए ये इसको गलत बता सकता है और कहे कि ये मत करना। तो बेचारे ये फंस गए कि करे क्या। तो इनकी जो एफिशिएंसी है PQRS, इनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन कर जाएगी, क्योंकि ये वर्क अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इनकी जो एफिशिएंसी है ये आपके डिक्लाइन कर जाएगी। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन मैंने कहा कि भाई एक ही पर्सन होना चाहिए जो इन सबको कमांड दे। इसको बोलते हैं यूनिटी। मतलब एक जैसी चीज को बार बार करना। मतलब एक बॉस है, वही देगा सबको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये चीज क्या है? जो ऊपर टीचर है वो अपने आप में एक बॉस है। इसी बॉस को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर। उसके नीचे जो ये दिख रहे हैं आपको PQRS, ये आपके PQRS, ये आपके सारे एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज जो कि बिजनेस में काम कर रहे हैं। जो ये एम्प्लॉइज हैं इनको हम लोग बोलते हैं सबॉर्डिनेट।
सबॉर्डिनेट्स। तो वो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक टाइम पे एक ही बॉस होना चाहिए जिससे सभी को कमांड मिलेगी। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट यूनिटी ऑफ कमांड, ताकि एक तो डुप्लीकेसी ना हो वर्क की, कि एक काम इस बॉस ने बोला वो इन्होंने कर दिया, दूसरे ने बोला फिर दोबारा से कर दिया, होना एक ही बार था, तो डुप्लीकेसी ना हो, तो इसलिए कि कॉपी ना हो जाए भाई, एक ही काम मोर देन वन टाइम ना हो जाए। तो यूनिटी ऑफ कमांड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक टाइम पे एक ही बॉस होगा, सिंगल बॉस होगा सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, एक टाइम पे एक ही बॉस होगा, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए एक प्रिंसिपल और डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में, फिर उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल और है जो हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखिए अगर स्कूल के एग्जांपल से लें तो हम लोग स्कूल को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 1st to 5th क्लास, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं 6th to 8th क्लास, और 9th to 12th क्लास, ये सीनियर क्लासेस होती हैं। बहुत सारे इसको 6th to 10th क्लास लिख लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो टॉपिक को समझना है। मान लीजिए हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे हमने डिवाइड करने के बाद हर एक को, मतलब अब जब जो ये जो चीज़ है, ये सारा जो काम हो रहा है, इसके लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि जो प्लान्स आप बनाओ ना, उनमें यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एक जैसे प्लान्स होने चाहिए। मतलब ये सारा का सारा मिलके एक स्कूल बनाता है ना, तो जो पूरा स्कूल है उसका प्लान तो एक ही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल को प्रॉफिट होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मतलब टारगेट तो एक ही है ना, मतलब सारे के सारे जो एफर्ट होंगे, मान लो इसका कोई हेड है, हेड मतलब बॉस एक तरीके से, फिर इस डिपार्टमेंट का भी कोई हेड है, इस डिपार्टमेंट का भी कोई हेड है, लेकिन सभी हेड का जो टारगेट है, जो उन्हें अचीव करना है, वो सबका एक है, एक जैसा टारगेट है कि भाई स्कूल को सक्सेस करना है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और मार्केट में हमारी गुडविल अच्छी होनी चाहिए कि भाई ये अच्छा स्कूल है। मतलब जितने भी प्लान्स हैं उन प्लान्स में एक जैसी यूनिटी होना, ताकि सबको एक जैसी डायरेक्शंस मिलेंगी कि भाई काम तो सबके अलग अलग हैं, ये 1st to 5th है, ये 6th to 8th है, लेकिन सबको टारगेट तो वही है भाई कि बच्चे अच्छे से स्टडी करें, सोसाइटी में मैसेज हमारा अच्छा आ जाए, टारगेट तो यही है हमारा। तो ये हो गया आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़। देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला पजल करता है थोड़ा सा, ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, वो नहीं करता। मतलब ये अगर मैं सिंपल इसमें अगर आपको यूनिटी ऑफ कमांड दिखाऊं, तो जो ये हेड है ना, ये 1st to 5th क्लास के जो टीचर्स हैं उनको काम देगा, फिर ये वाला हेड इनको काम नहीं देगा। ये तो है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, और पूरा का पूरा सिस्टम एक ही टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है। उनके जितने भी ऊपर से जो हेड है सबसे मेन, वो जितने भी काम उनको दे रहा है, उनका सबका अल्टीमेट एम है टू सक्सेस ए बिजनेस लाइक स्कूल, सक्सेस ऑफ द बिजनेस लाइक स्कूल। तो वो उनका एंड टारगेट है। तो उसके बारे में ये बात करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी अभी एक बारी बुक में देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, बिकॉज if he is receiving order from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. ऐसा है, एक टाइम पे एक ही इकोनॉमिक्स का टीचर होना चाहिए। अगर 2 इकोनॉमिक्स के टीचर होंगे तो बच्चे पजल हो जाएंगे कि पहले कौन से वाले इकोनॉमिक्स के टीचर का होमवर्क हम करें। ये है यूनिटी ऑफ कमांड। जो टीचर है इकोनॉमिक्स का वो बॉस है, जिसको हम सुपीरियर बोलते हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो कह रहा है सबॉर्डिनेट्स को एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख सकते हो, इफ़ एम्प्लॉइज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
is asked to go slow in production to maintain quality standard of production, in charge and sale in charge instruct the employee to fasten the production to meet the pending order. ये कह रहा है कि जैसे दो डिपार्टमेंट है हमारे, एक सेल डिपार्टमेंट है और एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब देखो दोनों के हेड अलग अलग है। ये चाहता है भाई प्रोडक्शन हो, ये चाहता है भाई सेल हो। ये बंदा कह रहा है भाई जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो क्योंकि सेल करनी है आगे, जल्दी जल्दी फास्टर। ये कह रहा है ना जी ना, स्लो करो क्योंकि हमें प्रोडक्शन में क्वालिटी चाहिए। अब एम्प्लॉयज़ बेचारे मर गए, यानी कि ये भी हेड हो गया, ये भी हेड हो गया एम्प्लॉयज़ का। तो एम्प्लॉयज़ को नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, वर्क को स्लो करना है या फास्ट करना है। तो इसका मतलब बेटा यूनिटी होनी चाहिए कमांड में। मतलब जब आपको बोला जा रहा है किसी काम के लिए, कमांड दी जा रही है, तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए। एक टाइम पे एक ही से काम मिलना चाहिए। अगर सपोज इससे काम नहीं मिला होता, सिर्फ उससे काम मिला होता, तो एक टारगेट होता है एम्प्लॉयज़ का कि भाई हमें स्लो चलना है और क्वालिटी अच्छी करनी है। अगर ये छोड़ देते तो ये टारगेट रहता कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा करना है क्योंकि सेल ज़्यादा हो रही है। मतलब एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ का, तभी आपका काम चलेगा। चलिए एक बारी बुक में देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट्स। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, मैंने कहा कि एक ही टीचर है इकोनॉमिक्स का तो बच्चे कन्फ्यूज ही नहीं होंगे। नो ईगो क्लैशेस, दो बॉस होते तो आपस में ईगो होती उन दोनों के कि एम्प्लॉयज़ मेरी मान रहे हैं। अब जैसे दो इकोनॉमिक्स के टीचर हो जाएं तो टीचर्स को लगेगा, एक का काम अगर कर दिया उन्होंने तो उससे लगेगा यार मेरी गुडविल अच्छी है, दूसरा उसको अपने दिल पे ले जाएगा और सोचेगा बच्चे उसका काम नहीं कर रहे। तो वो अब चांसेस ख़त्म हो गए क्योंकि एक ही टीचर होगा। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, और वर्किंग अच्छे से होंगी, इसको ये इम्प्रूव करेगा। अच्छा, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना किया जाए तो क्या होगा? तो तीनों उल्टा करके लिख दीजिए। ईगो क्लैशेज अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स आ जाएगी। सबॉर्डिनेट्स विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूज। अब दो टीचर हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के तो बच्चे कहेंगे सर मैं उनका काम कर रहा था इसलिए आपका नहीं कर पाया। दूसरे के सामने बोलेंगे सर मैं उनका काम कर रहा था इसलिए आपका नहीं कर पाया। एक्सक्यूज दे पाएगा सबॉर्डिनेट मतलब स्टूडेंट। कन्फ्यूजन इन माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज रहेंगे कि पहले किसका काम किया जाए। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, भाई जब काम ही नहीं पता होगा किसको क्या करना है तो डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर सकते।